दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस समय देश में जहां राजनीति एकदम से लोकसभा चुनाव को लेकर कहीं न कहीं केंद्रित होती दिखाई देती है और सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष, दोनों ही दल, दोनों ही जो स्टेक होल्डर हैं राजनीति के, वे अपने-अपने स्तर से राजनीति को दिशा देने के प्रयास में लगे हुए हैं। और खास तौर से विपक्षी दलों का जो गठबंधन है इंडिया समूह, वह भी लगातार इस जोर आजमाइश कर रहा है कि उसका जो स्वरूप है वह किस तरह से आगे बढ़े और उसमें जो मुख्य पार्टियां या मुख्य नेता हैं उनको कौन सी जिम्मेदारी दी जाए। इसको लेकर कई तरह की चर्चा इस समय राजनीतिक गलियारों में है कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वह इंडिया के संयोजक हो सकते हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वह उसके अध्यक्ष हो सकते हैं इंडिया गठबंधन के। तो अगर ऐसा होता है, हालाँकि ये चर्चा है अभी, अभी जब तक इंडिया गठबंधन की तरफ से ऐसी कोई घोषणा नहीं होती है, जब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसके अलावा दूसरा कुछ नया समीकरण इंडिया गठबंधन अपने संयोजक पद पर या अध्यक्ष पद पर दूसरे कोई नेता को दे सकता है। तो लेकिन इसी चर्चा पर आज जो चर्चा राजनीतिक गलियारों में इसी पर लेकर आज हमारी चर्चा समाजवादी मंच पर और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पैनल है देश का। मैं आपका परिचय उनसे करा देता हूँ। हमारे सुनील शुक्ला जी हैं, इलाहाबाद से जुड़े हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनेक वर्षों का उनका अनुभव है। मैं उनका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और विभिन्न टीवी चैनल्स पर मीडिया डिबेट में आप उन्हें देखते हैं। उनका बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं प्रेम कुमार जी से करता हूँ। प्रेम जी, आपको क्या लगता है कि वर्तमान राजनीतिक अगर दृष्टिकोण से हम देखें, इंडिया गठबंधन जिस तरह से विपक्षी दलों ने अपना समूह बनाया है, उसमें जो चर्चा है नीतीश कुमार संयोजक होते हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष होते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन की जो चर्चा है, इसके क्या राजनीतिक परिणाम या क्या ऐसे कोई निर्णय आने वाले समय में इंडिया गठबंधन के लिए हो सकते हैं, जो उन्हें राजनीतिक रूप से फायदा दे सकता है? क्या लगता है आपको? प्रशांत जी धन्यवाद। महत्वपूर्ण विषय है चर्चा के लिए और देश का ध्यान लगा है कि विपक्ष किस रूप में 2024 के आम चुनाव में सामने आता है। एक स्वरूप इंडिया गठबंधन के तौर पर जरूर खड़ा हुआ है जो बीते लोकसभा चुनाव में नहीं था। तो लेकिन इस इंडिया गठबंधन से जो अपेक्षाएं थी वो उन अपेक्षाओं पर अब तक ये खरा नहीं उतरा है, ये भी बात सही है। नेतृत्व के चयन में जो कुछ भी समय लग रहा है उसको देरी ही कहा जाएगा। और जो बात सामने आ रही है वो चर्चा के रूप में सामने आ रही है। तो ये इंडिया गठबंधन की एक रणनीति भी कही जा रही है कि वो अब बातों को मीडिया के सामने लीक नहीं करना चाहता और आपको जो चाहे मतलब लगाना हो लगाइए, लेकिन वो ठोस रूप में जो जब कोई काम कर लेंगे तभी जो बताएंगे उसको आप समझिए या सुनिए। चर्चा इस रूप में है कि इंडिया गठबंधन के लीडरशिप को दो हिस्सों में बांट दिया जाए ताकि हिंदी पट्टी का नेतृत्व कोई और करे और नॉन हिंदी का कोई और करे। चर्चा इस बात की भी है कि हिंदी उत्तर दक्षिण में न बांट करके एक प्रेसिडेंट बना दिया जाए, दूसरे को फुल फ्लेजेज कोऑर्डिनेशन की भूमिका दे दी जाए और जो प्रेसिडेंट के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम है और कोऑर्डिनेटर के तौर पर नीतीश कुमार जी का नाम है। लेकिन चर्चा ये भी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बजाय सोनिया गांधी भी हो सकती हैं और इस चर्चा का आधार ये है कि भविष्य में मायावती जी इंडिया गठबंधन का पार्ट होंगी, अंदर खाने बात चल रही है। अगर वो मायावती पार्ट होती है इंडिया गठबंधन का, तो चूंकि ममता बनर्जी ने हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया था, लेकिन मायावती जी के लिए सहज है कि कोई दलित नेता ना हो करके सोनिया गांधी हो लीडरशिप में, ये मायावती जी को सूट करता है। तो उनकी भी अपनी कुछ कंडीशंस हैं, इसलिए ये चर्चा में नाम है। लेकिन कुल मिलाकर के भी एक शेप लेता दिख रहा है कि चर्चा में चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सोनिया गांधी हो, कोई भी हो, कांग्रेस के पास अध्यक्ष का पद रहेगा और कोऑर्डिनेटर के तौर पर नीतीश कुमार होंगे। ये तो लगभग तय है, चूंकि जो बातचीत हुई है मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेताओं से कॉन्फ्रेंस में, वीडियो कॉन्फ्रेंस में, उसमें भी माना जा रहा है कि इस विषय पर बात हुई है। नीतीश कुमार चूंकि ओरिजिनेटर हैं इस पूरी चर्चा, पूरे इंडिया गठबंधन के कॉन्सेप्ट के, तो इसलिए उनको ये भूमिका दी जानी चाहिए। मगर बीते समय में उतनी मुखरता के साथ इंडिया गठबंधन में कोई ग्लैडली उनके नाम को लेकर सामने नहीं आया और नाम भी आया तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी का। तो उसके बाद जो घटनाएं घटी, जेडीयू के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने अपने आप को
लाया, बहुत तरह की अटकलों को उन्होंने जन्म दिया। ये भी सियासी पैंतरे होते हैं कि बोलते कुछ नहीं लेकिन कई तरह की संभावनाओं को वो जन्म देते हैं, जिससे एक प्रेशर बनता है। तो उस प्रेशर का ही ये परिणाम है कि लगभग नीतीश कुमार का नाम तय हो चुका है। अब इस हिसाब से देखें तो इंडिया गठबंधन को एक नेता तो मिला है। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी लगभग समकालीन हैं। दोनों को लाल कृष्ण आडवाणी ने एक समय में एक दूसरे का पर्याय बताया था, पीएम मटेरियल बताया था नीतीश कुमार जी को। तो उस समय से देखिए बिहार गुजरात मॉडल की तुलना हुआ करती थी, लेकिन इस बीच में नरेंद्र मोदी जी ने बहुत लीड ले ली और वो बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए और नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से बिहार तक सीमित रहे। उनके लिए ये एक अवसर है कि वो खुद को पीएम मटेरियल साबित करें और जो अपेक्षाएं लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उनसे रखी थी उस चीज को एक्सप्लोर करने का ये अवसर है। और देश में जिस तरीके से चीजें आ रही हैं, थोड़ा सा और बोल देते हैं, वो जैसे आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया अडानी हिंडनबर्ग मामले में, तो इस ऐसे बहुत सारे फैसले आए। इस फैसले का जिक्र इसलिए करें कि ताजा मामला है। इस फैसले में ये जरूर है कि गौतम अडानी को राहत मिली है, ये जरूर है कि उनको राजनीतिक संरक्षण देने वाले नरेंद्र मोदी जी को राहत मिली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्लीन चिट मिल गई है, बल्कि इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बेबसी जताई है कि हम क्या करें। सेबी सरकारी संस्था है, उस पर ही तो भरोसा करेंगे। और सेबी को उन्होंने और एक्सटेंशन दिया है कि और लीजिए समय। सेबी लगातार अवमानना कर रहा है सुप्रीम कोर्ट का, दिया हुआ समय नहीं मान रहा है, लेकिन कंटेम्प्ट का निर्णय लेने का मादा सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, उसने बेबसी जताई है, वो और समय दिया है। तो इस तरीके से भी चीजों को लिया। तो ऐसे में क्या हो, ये बात सही है कि जो बड़े राजनीतिक मुद्दे होते हैं, क्रोनिक कैपिटलिज्म छोटा मुद्दा नहीं है, वो अदालत से तय हो जाएगा। तो फिर क्रोनिक कैपिटलिज्म पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता, अदालत से ये चीजें तय नहीं होती, ये राजनीतिक आंदोलन से, संसद से और उस स्तर पर तय होती है। तो जो लोग अपेक्षा करते हैं अदालत पर, तो अदालत पर बहुत ज्यादा बोझ डाल देते हैं। हम ये समझते हैं ये भी एक मौका है जब विपक्ष ये समझे कि संस्थान संवैधानिक संस्थाओं के भरोसे राजनीतिक लड़ाई वो नहीं लड़ सकता, उनको जनता से कनेक्ट बनाना होगा, पॉलिटिकल नैरेटिव्स देने होंगे और उसके हिसाब से आगे बढ़ना है। तो ये इस किस्म की चुनौतियों का बंडल लिए हुए इंडिया नेतृत्व को नेतृत्व देना, इंडिया गठबंधन को नेतृत्व देना कोई आसान काम नहीं है, बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। जी जी, 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 जी। जैसा आपने कहा कि बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है, आसान काम नहीं है। और मैं इसी प्रश्न को लेकर मुकुल जी के पास आता हूँ। मुकुल जी से प्रेम कुमार जी ने बड़े स्पष्ट रूप से बड़ी इस विषय को रेखांकित किया है कि इंडिया गठबंधन के सामने जो चुनौतियाँ हैं, वह नेतृत्व के जो उन्होंने संयोजन बनाया है, अपना जो चर्चा है, अगर वैसा होता है, तो उसके बाद तमाम तरह की कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ उनके सामने हैं। अब वो क्या लगता है जो कॉम्बिनेशन नीतीश कुमार जी के जो ओबीसी की राजनीति की बात की जाती है, मल्लिकार्जुन खड़गे का चेहरा सामने रखने की बात जब होती है तो कहा जाता है दलित राजनीति को कहीं न कहीं एक एड्रेस करने की बात है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है दलित राजनीति और ओबीसी राजनीति, इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, जहां तक अभी तक प्रेम कुमार जी ने कहा, मैं पूरी तरह से सहमत हूं। तो जिस तरह से एक्चुअली मेरा कहना सिर्फ इतना है कि नीतीश कुमार जी संयोजक रहे, ये बेटर है और इसीलिए शायद ये लोग सोच भी रहे हैं और बना भी दिए जाएंगे कि इनका हर पार्टी के साथ जो इन्होंने मोर्चा खोला बीजेपी के साथ, बीजेपी के भले ही कांग्रेस सबसे देश में सबसे बड़ी पार्टी है, बीजेपी के बाद विपक्ष वही आप मान सकते हैं कि सबसे बड़ा विपक्ष के तौर पे इसको कांग्रेस को ही देखा जाता है। लेकिन अगर चेहरे की बात करें तो इनके समकालीन, जैसे प्रेम जी ने भी बात की, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि मोदी जी के समकालीन नीतीश कुमार ही एक बैठते हैं। चूंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो है, उनका अभी तक ऐसा कोई ना तो मिनिस्ट्री ऐसा रहा है, ना उनका कोई ऐसा हो रहा है कि जिससे उनके किसी कामों की या किसी उसकी चर्चा की जाए। नीतीश कुमार का यह है कि वो अभी भी व्हाइट कॉलर है, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। जैसे केजरीवाल अपने आप को कहते थे मैं भ्रष्टाचार और इन सब के खिलाफ करते थे, लेकिन धीरे धीरे एक परसेप्शन बन गया कि आपके ऊपर से लेकर नीचे तक सारे लोग
कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। अगर नहीं भी इन्वॉल्व है तो देखिए एजेंसियां ऐसे पेपर शो करती हैं जिसमें बाद में भले ही कुछ ना निकले, लेकिन इतना समय जरूर मिल जाता है कि उसको बदनाम किया जा सकता है। स्टेटमेंट की बात कहें तो लल्लन सिंह को हराने के लिए, लल्लन सिंह सबसे पहले थे, लल्लन सिंह को बीजेपी ने यह प्रोजेक्ट किया कि लल्लन सिंह इज वेरी क्लोज टू लालू, और जब लालू के करीबी है इसलिए इनको यहां से हटाया गया है, जबकि ऐसी बात नहीं है। हुआ यह है कि वहां से गिरिराज सिंह को, मुंगेर से गिरिराज सिंह को लड़ाने की जो अंदर खाने की खबरें आ रही हैं कि गिरिराज सिंह एक बहुत बड़े नेता है और भूमियारों की राजनीति वहां पे बहुत तगड़ी है, तो उस वजह से ये पूरा कॉम्बिनेशन करने में बीजेपी काफी हद तक सफल हो रही है, खासकर बयानों पे, कि जरा सी कोई बात होती है तो पूरी एक आर्मी टूट पड़ती है सोशल मीडिया पे और चैनल्स पे। चैनल्स भी उसको तवज्जो देते हैं, तो जाहिर बात है जो दिखता है वो बिकता है। आज के भी समय में हम सोशल मीडिया पे बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जो बड़े चैनलों पे आ रहा है उसका एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। देखिए टीआरपी का आप कहते हैं खेल होता है, सब कुछ होता है, लेकिन जो वाइड लेवल पे एक मैसेज जाता है वो बहुत बड़ा जाता है और पक्ष में बीजेपी के जाता है। आप ये मान के चलिए अभी हाल ही में जो ये ट्रकों का आंदोलन हुआ, इसमें नैरेटिव फैलाया गया कि अब इसमें कई मीम्स जारी के हम तो मारेंगे और भागेंगे, ऐसे मीम्स आ गए, मतलब ट्रक वाले ही कुछ भी हो जाता है। बीएचयू की घटना हुई, 3 आरोपी पकड़े गए, आईटी सेल के थे, तो उसमें अब बोले क्या पार्टी, तो समर्थक ये बोल रहे कि देखिए योगी जी की सरकार थी, उन्होंने त्वरित एक्शन लिया और गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उस लड़की को कितना मुसीबत उठानी पड़ी और इनके अंदर जो लोग थे उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो कुल मिला के नैरेटिव फैलाना बीजेपी अभी रेगुलर चलती रहेगी ऐसे ही, और इनकी आर्मी शायद कांग्रेस को या इनको इंडिया गठबंधन को भी इन तक पहुंचने में अभी लगेगा वक्त, क्योंकि उस तरह से लोग हमला नहीं कर पाते जितनी तरह से बीजेपी कोई चीज, अगर एक वाक्य भी निकलता है किसी के, मान लीजिए इंडिया गठबंधन के किसी नेता ने कोई बात बोली, उसको सारे लोग, स्मृति ईरानी से लेके सारे लोग उसको जो है अटैक करना शुरू कर देंगे। तो वो चीजें अभी देखते हुए नीतीश कुमार जी अपने हिसाब से चल रहे हैं, उनकी बात सब सुनते भी हैं, उस लेवल पे उनकी बात सब सुनी जाती है, मैच्योर नेता है और हल्के में वो कोई भी न निर्णय ले सकते हैं, बोलना वो कटु साफ बोलते हैं, ये बात सही है। और जो वो निर्णय लेंगे, मुझे लगता है कि उनसे अनुभवी नेता कोई नहीं है इंडिया गठबंधन में। तो जहां तक ये है कि जो एक परसेप्शन आता है कि ये प्राइम मिनिस्टर पद के लिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर अच्छा करती है तो खुद हमारी समझ से बिहार में अगर आपकी देखिए तो बिहार में लालू जेडीयू और इनके दोनों में अगर ये सीटें अच्छी आती हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि प्रोजेक्शन किया जा सके इनको, कि कांग्रेस सेकंड उस पर रह के इनको ही प्रोजेक्ट कर दे, क्योंकि इसमें देखिए कहीं ना कहीं दलित राजनीति और वो सब भी आ जाएगी कि हमने इसको बनाया उस मामलों में, इसीलिए वो खुल के खेल रहे हैं। और जैसे पहले भी एक बार हुआ था कि नीतीश कुमार के आसपास के जो लोग हैं उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार बता रहे हैं, और उनके मन में भी ये है कि हाँ मुझे, मैं ही एक हूं, और वास्तव में उनसे अनुभवी कोई नेता भी नहीं है। जी जी, जी, जी। इसमें कोई दो राय नहीं कि बड़ा अनुभव है उन्हें और लगातार वो मुख्यमंत्री पद के पे कार्य करते रहे और एक बड़ा लंबा उनका राजनीतिक अनुभव है। और साथ ही जैसा आपने बात कही कि उनके छवि पर ऐसा कोई दाग भी नहीं है, जो कि बीजेपी या सत्ताधारी दल कोई ऐसा मुद्दा बना सके उनकी छवि को लेकर। मैं सुनील जी की बात करता हूँ, सुनील जी आपको क्या लगता है पूरे इस घटनाक्रम को देखें जिस तरह से नीतीश कुमार की चर्चा है और तो ये जो बीजेपी के लिए क्या कितना बड़ा नुकसानदायक हो सकता है अगर इंडिया गठबंधन धन्यवाद प्रशांत जी। ये जो नीतीश कुमार को अगर इंडिया दल समूह आगे लाता है या खड़गे साहब को अध्यक्ष बनाया जाता है, तो यह जो ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसके समकक्ष एक मजबूत राजनीतिक चुनौती खड़ी करने की कोशिश है। यह सामाजिक सशक्तिकरण की राजनीति को आगे लाना है और आप कह सकते हैं कि जो मंडल की राजनीति थी उसको आगे लाना है। और आप इस ध्रुवीकरण की राजनीति का सामना केवल सशक्तिकरण के ही माध्यम से आप कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है आपके पास। आप जो पिछड़ों की राजनीति करना चाहती है इंडिया दल समूह, वो वही एक तरीका बचता है, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि किसी भी भावनात्मक मुद्दे की तुलना में जो सशक्तिकरण की राजनीति है वो ज्यादा प्रभावी होती है, उसकी अपील ज्यादा होती है।
और नीतीश कुमार एक पिछड़ों की राजनीति के यानी मंडल की राजनीति के एक बड़ा चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी ये और सत्तारूढ़ दल का नेतृत्व जिस तरीके से विपक्षी दलों के ऊपर हमले करता है जिन मुद्दों को लेकर के, वह कोई भी हथियार उनके ऊपर कारगर नहीं हो सकता, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे वंशवाद का मामला हो, या अपने राजनीतिक दल में किसी तरह की किसी गुटबाजी का को प्रोत्साहित करने का किसी कोई मामला उनके खिलाफ कारगर नहीं लगता। तो एक साफ सुथरे राजनीतिक के रूप में उनकी पहचान है और अभी तक उन्होंने किसी जाति की राजनीति नहीं की, किसी समूह की राजनीति नहीं की। उनके ऊपर जो 17-18 साल से मुख्यमंत्री हैं, यह रहा कि उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के सशक्तिकरण की राजनीति की है, चाहे महिलाएं हों, चाहे अति पिछड़े हों, चाहे अति दलित हों। ये अति पिछड़ा और अति दलित दो शब्द भी उन्हें गढ़ा हुआ है। पिछड़े और दलितों की राजनीति होती थी, लेकिन लालू यादव के खिलाफ जब इनकी लड़ाई शुरू हुई तो उन्होंने अति पिछड़ों की राजनीति शुरू की और रामविलास पासवान के खिलाफ अपने को स्थापित करने के लिए अति दलितों के एक शब्द का प्रयोग किया और जबरदस्त समर्थन उनको मिला। आज भी बिहार में महिलाओं का बड़ा समूह है, वो नीतीश कुमार के साथ है। तो नीतीश कुमार का इंडिया दल समूह के संयोजक के रूप में अगर वो आते हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि यह मंडल की राजनीति को आगे आना, स्थापित होना है, उसको प्रमुखता मिलना है। और यह इस समय जो धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति है उसके खिलाफ एक बड़ी चुनौती है। यह लोगों के जीवन से जुड़े हुए सरोकारों की राजनीति को आगे लाना है, लोगों के जो पिछड़ापन है, जो उनके जीवन की दुश्वारियां हैं, उनके मुद्दों पर राजनीति करने की कोशिशों को आगे लाना है। और भारतीय जनता पार्टी के पास इसका कोई विकल्प नहीं है, कोई काट नहीं है। यह निश्चित रूप से सही है कि इंडिया दल समूह जो इस समय कर रहा है वह उसकी गतिविधियों में विलंब है। ये तमाम निर्णय तक हो जाने चाहिए थे। इस समय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत नैरेटिव की आवश्यकता है, एक राजनीतिक विमर्श की आवश्यकता है। उस राजनीतिक विमर्श को खड़ा करने की शुरुआत कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से शुरू की थी और उसका असर भी दिखाई पड़ा। फिर उन्होंने अपने न्याय यात्रा के माध्यम से फिर एक विमर्श खड़ा करने की कोशिश की है, लेकिन इसमें सभी दलों का सहयोग आवश्यक है। अगर इन राजनीतिक अभियानों में सभी इंडिया दल समूह के सभी दल शामिल होते हैं तो उसका एक व्यापक राजनीतिक असर होगा। पहली चीज तो ये भी होगी कि इंडिया दल समूह के सभी राजनीतिक दलों के आम कार्यकर्ताओं के बीच में एक अलग तरह के समझ पैदा होगी कि उन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उनको हमला करना ये आवश्यक है, और लोगों के बीच में भी एक तरह की समझ पैदा होगी जो इंडिया दल समूह से आवश्यक से जरूर। आप मेन जो मुख्य धारा की मीडिया कही जाती है उसका तरीका आप देख ही रहे हैं, लगातार इंडिया दल समूह पे हमला हुआ है। ये जो लोग ये पूछते हैं कि इंडिया दल समूह का संयोजक कौन है, वो ये नहीं पूछते हैं कि इंडिया का संयोजक कौन है। आज तक किसी ने सवाल नहीं पैदा किया कि इंडिया का संयोजक कौन है, कोई बात नहीं करता उनकी। तो इंडिया दल समूह जिस तरह से घेरने की कोशिश की जाती है उस हिसाब से अगर आप बात करेंगे और आगामी लोकसभा चुनाव के समय को देखते हुए अगर आप करेंगे तो लगेगा कि इंडिया दल समूह की राजनीतिक गतिविधियों में विलंब है। हालांकि बहुत देरी नहीं हुई, ऐसा नहीं कि आज भी शुरू कर दें तो बहुत विलंब हो गया, लेकिन प्रतिक्षण इस समय कीमती है। दूसरी चीज आप ये भी कह सकते हैं कि इंडिया दल समूह के बीच में एक तरह की अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है। अगर सुप्रिया सुले का यह बयान है कि एनसीपी और शिवसेना और कांग्रेस के बीच में सीटों को बंटवारों को लेकर के समझ पैदा हो गई है, तो इसका मायने, इसका मतलब है अगर अखिलेश जी ये कहते हैं कि वो सीट शेयरिंग के मामले में उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो जेडीयू टीएमसी को भी सीट देने के लिए तैयार है, कांग्रेस तो कांग्रेस है, तो आप ये कह सकते हैं कि एक बेहतर राजनीतिक विमर्श पैदा हुआ है इंडिया दल समूह के बीच में। यह इंडिया दल समूह ने नीतीश कुमार को आगे कर ये समय की जरूरत है, ये बाध्यता नहीं मैं मानता, ये मैं जरूरत मानता हूं कि आपके पास एक चेहरा हो जो नरेंद्र मोदी के समकक्ष खड़ा किया जाए उसको, भले आप प्रधानमंत्री पद बताइए, लेकिन एक नेता, एक चेहरा चाहिए जिसमें चर्चा हो, जो अगर आप प्रधानमंत्री पद के नाम को आगे न करने का जो इंडिया दल समूह का निर्णय है मैं उसका स्वागत करता हूं, मैं इसको गलत नहीं मानता,
मेरा अपना मानना है कि विपक्षी जब आप राजनीति करते हैं, तो चेहरे से ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दों का स्थान होता है। जब आप लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवालों को आगे करते हैं, तो सरकार के सामने बड़ी चुनौतियाँ प्रस्तुत करती हैं, अपेक्षाकृत किसी चेहरे के। और जिन-जिन राज्यों में विपक्षी दलों ने, खास तौर से कांग्रेस ने, मुद्दों की राजनीति की, उसको राजनीतिक समर्थन मिला, उसको सफलताएँ मिली। चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे तेलंगाना हो, इन तीनों राज्यों में। और अन्य राज्यों में जहाँ आपने चेहरों को आगे किया, लोगों से जुड़े हुए सवालों को आपने पीछे रखा या आपने उन मुद्दों को पीछे रखा, उनके साथ समझौते किए, वहाँ आपको नुकसान हुआ। चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो। चेहरे आपके आप सामने थे वहाँ पर। वहाँ पे अगर आप इस तरह की बात करके आप आगे आ सकते थे। तो आज भी मुझे लगता है कि बीजेपी के खिलाफ चेहरे महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है मुद्दे। लेकिन गठबंधन को नेतृत्व देने के लिए जिन चेहरों की आवश्यकता है, उसमें निश्चित रूप से नीतीश कुमार का चेहरा ही सबसे बड़ा चेहरा है। अगर कांग्रेस और दूसरी तरफ अगर आप अध्यक्ष बनाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ भी आप कोई आरोप नहीं लगा सकते। व्यापक संसदीय अनुभव उनके ऊपर पास 9 बार के वो विधायक रहे हैं, 2 बार के लोकसभा सदस्य रहे हैं, 1 बार के राज्यसभा। इतना बड़ा संसदीय अनुभव किसी नेता के पास नहीं है आज स्वतंत्र भारत में, किसी भी दल का व्यक्ति हो, और एक साफ सुथरे छवि के नेता माने जाते रहे। एक राजनीतिक समझ है और एक उनकी अपील भी है। चाहे मैं उनको दलितों का नेता कह करके उनकी राजनीतिक ताकत को कमतर नहीं करना चाहता। वो सभी वर्गों के नेता है और एक सम्मानजनक स्थिति है उनकी। तो दोनों चेहरे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के खिलाफ एक मजबूत और आक्रामक पहल है इंडिया दल समूह का, अगर ये निर्णय ले लेते हैं। लेकिन इस निर्णय को भी उनको जल्दी ले लेना चाहिए। जितना जल्दी ले लेंगे, मुझे लगता है कि एक विपक्ष की ओर से एक प्रभावी राजनीतिक मंच पैदा करने की एक अच्छी शुरुआत मानी जाएगी। जी। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बात है कि जितना शीघ्रता से अपना ये फैसले कर लें, उतना ही अच्छा संदेश इनके मतदाताओं या समर्थक वर्ग को जाएगा। और मैं प्रेम कुमार जी की बात करूँ, प्रेम कुमार जी जैसे कि इंडिया गठबंधन की जो उसमें समूह में 28 दल उसके अंदर हैं और ये लगातार जब से पहली बैठक हुई और लगातार जितनी बैठकें इनकी हुई, सारे दल शामिल रहे और कोई भी अभी मतलब किसी ने भी ऐसा कोई नाराज़गी किसी भी विषय में प्रकट नहीं किया। उसके बावजूद भी जो इंडिया गठबंधन है, कुछ दल हैं, उनके बड़े नेता हैं, कुछ ऐसे बयान भी सामने आते हैं जिससे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि असमंजस की स्थिति है या आपस में एक कहीं न कहीं सीट शेयरिंग पे उनकी असहमति भी आपस में कुछ है। जैसे ममता बनर्जी का बयान आता है, पंजाब के मुख्यमंत्री का बयान आता है या दूसरे जो अन्य नेता हैं, वो भी कहीं न कहीं ऐसे कुछ बयान दे देते हैं, जिससे जो बीजेपी है और उनका जो समर्थक मीडिया वर्ग है, उसको एक अवसर मिल जाता है उस पर चर्चा करने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि किन चीज़ों से बचना चाहिए इंडिया गठबंधन को और कौन-सी बातें ऐसी आवश्यक हैं जिसे उन्हें पालन करना चाहिए? प्रशांत जी, बिल्कुल। दरअसल कोई भी नया प्रयोग होता है तो उसके हिसाब से राजनीति को ढलना पड़ता है और ढलने में वक्त लगता है। एक समय था जब इस देश में ये वन पार्टी सिस्टम को ही बेस्ट माना जाता था और विपक्ष जब कभी भी इकट्ठा हुआ, जनता पार्टी की भी सरकार बनी, तुरंत गिर गई। बाद में जन मोर्चा, संयुक्त मोर्चा, तमाम तरह के प्रयोग हुए, लेकिन उसके बाद ये रीसेटलिंग हुआ यूपीए और एनडीए के तौर पे। आज भी गठबंधन की सरकार है, पहले भी गठबंधन की सरकार थी, एक डिसिप्लिन्ड वे में चली। उसी तरीके से विपक्ष एकजुट होकर के एक बड़ी लड़ाई लड़े, इसके लिए इंडिया एक प्रयोग है, यूपीए से एक एक्सटेंशन है उसका। तो इसमें वातावरण जो है जिसमें कि कुछ एक लोग बयान दे देते हैं, ये परंपरा के हिसाब से होता है कि अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए कि हम किसी गठबंधन में भी जाएंगे तो हमारे कार्यकर्ता निराश न हो, हम आपके हितों को आगे बढ़ाएंगे। तो ये बढ़ चढ़ करके बयान दिए जाते हैं, वो दरअसल दूसरी पार्टी के लिए नहीं होते, अपने कार्यकर्ताओं के लिए ज्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ भी उनको सीखने की जरूरत होगी, क्योंकि इसका असर आफ्टर ऑल गठबंधन के आपसी सामंजस्य और उसके स्वभाव पर पड़ता है। हमें लगता है कि वक्त ही सिखाता है इन चीजों को। इसको इस रूप में देखें कि तुरंत भी बड़े स्तर के जो भी नेता हैं उन्होंने स्थिति को संभाल लिया है। अब तक किसी नेता ने ये नहीं कहा कि हम गठबंधन का पार्ट नहीं रहेंगे अगर ऐसा हुआ या वो अगर वैसा हुआ। तो इस हिसाब से देखें तो गठबंधन फिर भी एकजुट है, इन तमाम छोटे बड़े उदाहरणों के बावजूद जो बीते दौर में हुए। गठबंधन में एक जो औपचारिक स्वरूप नहीं हुआ है, उसका सबसे बड़ा जो दुष्परिणाम है
वो ये हो रहा है कि अब हेमंत सोरेन के यहाँ अगर ईडी सीबीआई जा रही है, समन जा रहा है, तो इंडिया गठबंधन का एक ऑफिशियल रिएक्शन नहीं आ पा रहा है। सब लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, अकेले लड़ रहे हैं। तो फिर इस इंडिया गठबंधन की आवश्यकता क्या है? या अरविंद केजरीवाल को समन जा रहा है तो अरविंद केजरीवाल ही जवाब देंगे। इंडिया गठबंधन का एक वॉइस होना चाहिए, वो नहीं आया है, वो नहीं हो रहा है। और जब तक इस रूप में नहीं आएगा रिएक्शन, तब तक आप इंडिया गठबंधन बंद करके भी वो नहीं है, ऐसा हम मानेंगे। क्योंकि जब जवाब आपको सामूहिक रूप से देना पड़ेगा और वो दिखाना होगा। तो हम इसीलिए हम देरी करें, जितनी जल्दी संयोजक अध्यक्ष जो भी तय होना है हो जाए, क्योंकि उसका आधार सीट शेयरिंग है, इसलिए साइमल्टेनियस बातें चल रही हैं और संभवतः देरी की वजह यही है कि सीट शेयरिंग ही नहीं होगी तो इंडिया गठबंधन क्या होगा, ये एक ठोस अवधारणा है। तो सीट शेयरिंग और ये नेतृत्व दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं और इस बीच में एक खरमास का भी चक्कर लग चुका है जिसको सारी पार्टियां मानती हैं। तो इसको देखते हुए ये है, एक अनुमान है कि 14 जनवरी तक सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, सीट शेयरिंग से लेकर के नेतृत्व तक। और उसके आगे जो समय बचेगा, समय तो फिर भी कम है, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्च अप्रैल में अधिसूचना जारी हो ही जाएगी, मार्च से अप्रैल के बीच, और मई में सरकार बन जाएगी, मार्च के एंड तक हो जो भी हो। इसी तरीके से सीबीएसई के एग्जाम्स भी तय हुए हैं, उसको भी एक अंदाजा लगाया जाए उसके आधार पर, तो हमें लगता है मार्च के एंड तक अधिसूचना जारी हो जाएगी। तो समय उतना ही है। उस हिसाब से देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है इंडिया गठबंधन। इसलिए हर दिन इंडिया गठबंधन, भले उसका फॉर्मेशन ऑफिशियल हो ना हो, नेता चुने जाएं ना चुने जाएं, हर दिन यह खबर में है। इसका कारण क्या है? इसमें नीतीश कुमार अगर चेहरा होते हैं कोऑर्डिनेटर के तौर पर, तो एक महत्वपूर्ण बात यह होगी कि बीजेपी को जिन राज्यों में सबसे ज्यादा इंडिया गठबंधन से नुकसान होने के आसार हैं, उन राज्यों में बिहार है। तो उसमें उससे अगर नेता होता है, इस महाराष्ट्र से भी नेता चुना जा सकता था, लेकिन इंडिया नीतीश कुमार स्वाभाविक नेता के तौर पर उभरे हैं इंडिया गठबंधन में। और बिहार वो प्रदेश है जहां 40 में 39 सीटें एनडीए के पास रही, तो वहां से अगर नीतीश कुमार आते हैं तो उनका वजन तो ऐसे ही बढ़ जाता है कि वहां बीजेपी को सबसे ज्यादा वो डेंट करेंगे। इसके अलावा लव कुश यात्रा जो निकल रही है उसके भी मायने हैं भाई। लव कुश जो कि कोयरी कुर्मी जो बोलते हैं, उसका नेतृत्व नीतीश कुमार के करते रहे हैं। तो नीतीश कुमार समझिए कि पूरे देशव्यापी स्तर पर उसका प्रभाव है इस चीज का। अगर जातिगत समीकरण में भी देखें तो ओबीसी के भी वो नेता हैं, तो वो एक उनके लिए पूरा अवसर है कि पैन इंडिया लेवल पर अपने लीडरशिप को और इंडिया को स्टैब्लिश करें, और जो कद है उनका भी कद बढ़ेगा और इंडिया का भी कद बढ़ेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बिहार और बाकी जो प्रदेश हैं जहां पर की डेंट लगा सकते हैं हिंदी भाषी क्षेत्र में, तो बीजेपी की सियासत में जितना ज्यादा डेंट लगा पाएंगी उतना ज्यादा इंडिया गठबंधन स्ट्रांग होगा। फिर भी उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर नजर रहेगी कि 80 में कितनी सीटें इंडिया गठबंधन झटक सकता है, और ये क्या बिना बीएसपी और मायावती के संभव होगा। तो बहुत कम उम्मीद है कि बीएसपी को साथ रखे बगैर इंडिया गठबंधन बीजेपी को उस प्रदेश में टक्कर दे सके जहां उसके पास 40 सीटों पर 50% वोट है। तो लोकसभा की 40 सीटों पर 50% वोट है बीजेपी के पास। तो ऐसी जगह पर आपको और मजबूत गठबंधन के साथ आना जरूरी है। तो ये एक देखने वाली बात है कि यहाँ के लिए क्या रणनीति उत्तर प्रदेश के लिए बनाता है इंडिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश को साधे बगैर पूरे देश में बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर पाना बहुत मुश्किल काम है। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। उत्तर प्रदेश साधे बिना बीजेपी के लिए सामने चुनौती बनना बड़ा मुश्किल काम है। मैं मुकुल जी के पास इसी प्रश्न को लेकर आता हूँ, क्योंकि आप यूपी की राजनीति को भली बात जानते हैं, लखनऊ में आप बैठे हैं, तो क्या लगता है जो इंडिया गठबंधन स्वरूप है जिसमें अखिलेश यादव है और कांग्रेस तो राष्ट्रीय लोकदल है, साथ में मायावती को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं रहती हैं कि मायावती साथ में शामिल हो सकते हैं या नहीं,
तो ऐसे में क्या समीकरण आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन के लिए भविष्य में हो सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि यूपी में बहुत ज्यादा इंडिया गठबंधन को कुछ मिलने वाला है। मायावती की हाँ ना या इनके पार्टी नेताओं का ये बहुत बुरा असर पड़ रहा है पूरे गठबंधन पे। अभी तक जैसे सब हमारे वरिष्ठों ने कहा, अब तक काफी चीजें फाइनल हो जानी चाहिए थी। जो अभी 3 राज्यों में चुनाव हुए, इनमें भी गठबंधन को एक साथ आना चाहिए था। भाई सरकार बनी कांग्रेस की या किसकी बनती, लेकिन जो हो गया वो हो गया। अब तक इतना विलंब करना, ये इंडिया गठबंधन को भारी पड़ेगा। मेरा कहना यही है। जहां तक यूपी की बात है, यूपी में कितना कर लेगा अखिलेश। शिवपाल अलग थे, इस वजह से यहाँ काफी सीटें यहाँ पे हारे हैं। और अगर आप इसको लोकसभा में देखिएगा तो लोकसभा में राम मंदिर के बाद, ये राम मंदिर का जो इनका आयोजन है वो किया ही सब लोग जानते हैं, इसलिए जा रहा है कि चुनाव की घोषणा हो जाएगी उसके बाद। ये कुछ कर नहीं पाएंगे। इस चीज को ये लोग घर घर फैला के जितना प्रचार प्रसार ये कर रहे हैं, तो उससे बस एक है कि 50% हिंदुओं के वोट हमारे पास आ जाए। और इसमें काफी हद तक बीजेपी सफल भी हो रही है। और इंडिया गठबंधन का कोई इस वक्त कुछ भी नहीं कुछ कर पा रहे वो लोग अपनी बैठक में। इनफैक्ट जब आपका सारे संयोजक और उसका नाम अभी भी फाइनल नहीं किए, अब आज हो जाए कल हो जाए ये अलग बात हो गई, लेकिन बहुत लेट हो चुका है। अब राहुल गांधी की यात्रा जितने स्टेट में जाएगी, आप मान के चलिए कि 14 सीटें हैं इनकी टोटल, जितनी यात्रा हो रही गुजरात तक, 14 से कितना बढ़ेंगे, 5, 8, 10, 12 और टोटल 200 सीटों पे जब कांग्रेस और बीजेपी की डायरेक्ट फाइट है देश भर में, तो बाकी सीटें गठबंधन की हैं। तो सीटों पे लेके तो इनके इतनी अभी देखिए बहुत शुरुआत है। जब कांग्रेस को ये सोचना पड़ेगा कहां पे वो डायरेक्ट फाइट में है। और बंगाल में मांगेंगे टिकट, ममता बनर्जी देंगी नहीं, 4 दे देंगी, 6 दे देंगी, उनकी सीट कितनी आती है। वही हाल यूपी में रहेगा, मध्य प्रदेश में भी यही हाल है, राजस्थान में भी यही हाल है। और यहीं पे डायरेक्ट फाइट होती है, यहाँ क्षेत्रीय दल कम है और कांग्रेस एकदम नहीं है। तो इसका असर पड़ेगा। जहां पर आप है नहीं वहीं आपको फाइट करनी पड़ रही है। जहां जहां सरकार है वहां तो वो कह सकते हैं कि जैसे ममता बनर्जी की सरकार है, नीतीश कुमार की, वो अपनी सीट मांग सकते हैं। तो गठबंधन को सबसे बड़ी चीज है कि जो जहां पे क्षेत्र में पावरफुल है उसको सबसे ज्यादा उसी की बात सुनी जाए, वो टिकट बांटे। अगर यूपी में अखिलेश है तो अखिलेश बांटे। अखिलेश कांग्रेस को देख के, उनके नेताओं को देख के 2-4 सीट से ज्यादा कांग्रेस यहां लड़ भी नहीं पाएगी। उसका जनाधारी नहीं है, बूथ पे आदमी नहीं मिलेंगे। इनको सबसे पहले करना चाहिए कि यूपी में अजय राय चल रहे हैं या नया यात्रा वो अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन आज वो लखनऊ में ही है। लेकिन ऐसा कोई, हालांकि मीडिया दिखाती भी नहीं है और बहुत छोटी कलम, अगर अखबार में भी आप देखा जाए तो 2 कॉलम 3 कॉलम की खबर छपेगी, इससे ज्यादा वो देंगे भी नहीं, स्पेस भी नहीं देंगे, जब तक कि कोई दुर्घटना ना हो जाए या कोई वैसी बात ना हो जाए। तो कुल मिला के इस यात्रा का कोई असर नहीं पड़ रहा, जनता जुड़ नहीं रही है। जहां तक अखिलेश की बात है, उनका अपना जनाधार है और शिवपाल के आने के बाद जनाधार बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। 2 पार्टियां एक हुई है। अगर यही हाल पहले रहा होता तो शायद यहाँ पे स्थिति कुछ दूसरी होती। तो ये कहने का मतलब ये है कि क्षेत्रीय दल अपने आप सोचे, वही डिसाइड करें। इसमें दखलंदाजी किसी भी मतलब बड़े मुझे कांग्रेस में कहने में कोई संकोच नहीं कि कांग्रेस इस टाइप में कुछ ना करे कि हम सबसे बड़े दल हैं। हालांकि अभी तक नहीं किया है, लेकिन इसी तरह अगर आगे बढ़ेंगे और विद इन मंथ, अगर ये जनवरी खत्म होते तक ये फाइनल नहीं करेंगे तो फिर इनका कोई भविष्य नहीं है। और ना ये सरकार में दोबारा वापस जो सोच रहे हैं कि हम मोदी को हटा देंगे, वो उसमें बिल्कुल सफल नहीं होगी। जी जी, जी, जी। ये बात तो सही है कि जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी कुछ निर्णय लेने चाहिए। और कार्यक्रम के अंत में मैं सुनील शुक्ला जी की बात बताऊँ। सुनील शुक्ला जी, जैसे इंडिया गठबंधन की लगातार चर्चा जो अल्टरनेट चैनल है उन पे भी लगातार बनी और साथ ही मुख्य धारा का जो मीडिया उस पे भी लगातार हम इस चर्चा को देखते हैं। और खास तौर से उन मुद्दों को ज़्यादा तरजीह मिलती है उन चैनल्स पे जहाँ पर कहीं न कहीं कमजोरी की तरफ इशारा करते हैं इंडिया गठबंधन की। ऐसे में अगर हम एनडीए की बात करें तुलनात्मक रूप से, एनडीए को लेकर कोई भी चर्चा किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे होती दिखाई नहीं देती है। और अगर हम एनडीए की बात करें कि अगर जैसे कि मुकुल जी ने कहा कि क्षेत्रीय दल जो हैं कि उसमें कांग्रेस को कितनी सीट दे रहे हैं, वो कम से कम सीट मिलेंगी। उसी प्रकार अनुप्रिया पटेल हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं या दूसरे जो अन्य क्षेत्रीय दल हैं जो एनडीए के सहभागी हैं, उनको इस बात में चर्चा नहीं होती है कि अनुप्रिया पटेल को कितनी सीट मिलेंगी या वो नाराज हैं सीट शेयरिंग पे या ओम प्रकाश राजभर अभी तक मंत्री नहीं बन पाए हैं, उनकी नाराजगी क्या है। तो ऐसे तमाम तरह की सहयोगी दल उनके पास भी हैं। उनको लेकर चर्चाएं क्यों नहीं होती हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर, जो चाहे मुख्यधारा का मीडिया हो चाहे अल्टरनेट चैनल हो?
देखिए एनडीए को लेके कहाँ चर्चा होती है? ये तो हम लोग भी कर रहे हैं कि जो लोग ये सवाल पूछते हैं कि इंडिया दल समूह का कोऑर्डिनेटर कौन है? वो कोई नहीं पूछता कि एनडीए कोऑर्डिनेटर कौन है? ये तो एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ही है ये। लेकिन ये तथ्य है जो मुकुल जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इंडिया दल समूह की स्थिति क्या रहेगी? किसी भी उस राज्य में ये तो इंडिया दल समूह के गठन के पहले ही जब इसके गठन के दौरान ही जब इसकी शुरुआत किया था नीतीश कुमार जी ने, तो ये कहा गया था कि जो क्षेत्रीय दल जिस राज्य में प्रभावी होगा उसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी हैं, तो अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अखिलेश यादव को इनकार करके, किनारे करके कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। मतलब इंडिया दल समूह चुनाव लड़ ही नहीं सकता। संगठन उनके पास है, पार्टी उनके पास है, कार्यकर्ता उनके पास हैं, संसाधन उनके पास हैं, जन समर्थन भी उनके पास है। ये तथ्य है कि हमको आगे रखना पड़ेगा और ये रखना ज़रूरत भी है। लेकिन ये भी तथ्य है कि अगर इंडिया दल समूह से अलग होकर के अखिलेश यादव को चुनाव लड़ते हैं, तो भी कहीं के नहीं रहेंगे। जो गैर भाजपा राजनीति के मुख्य धारा में शामिल नहीं है, उसको जनता स्वीकार नहीं कर रही है। या तो बीजेपी को स्वीकार कर रही है, या जो मुख्य धारा की राजनीति कर रहा है गैर बीजेपी का, उसके साथ है। वह कोई भी राजनीतिक दल जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं कर रहा है सक्रिय रूप से, उसको गैर भाजपा मतदाता स्वीकार भी नहीं कर रहा है। उदाहरण आपके सामने है कर्नाटक का। जनता दल इसका क्या हुआ? वो तो न तो कांग्रेस के साथ है, न बीजेपी के साथ है। लेकिन बीजेपी के साथ न रह करके भी उनके बारे में धारणा बनती चली गई कि वो बीजेपी का समर्थन कर रहा है। बुरी तरह से उनका जन समर्थन गिर गया। आप केसीआर साहब को देख लीजिए, तेलंगाना में क्या हुआ? केसीआर साहब का तो कोई गठबंधन बीजेपी के साथ नहीं था। लेकिन बीजेपी कांग्रेस ने यह स्थापित कर दिया लोगों के बीच में कि केसीआर साहब, बीजेपी और एमआईएम तीनों एक साथ हैं। तो जो गैर बीजेपी वोट था, वो केसीआर को किसके साथ भी नहीं गया और केसीआर का वोट भी बीजेपी के साथ नहीं गया, लोगों ने कांग्रेस का समर्थन किया। उत्तर प्रदेश में मेरा अपना मानना यह है कि अगर इंडिया दल समूह मतलब ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल और भीम आर्मी सेना, अभी मायावती जी को आप अलग भी रखिए, तब भी ये बीजेपी के लिए बहुत गंभीर चैलेंज है। स्थिति ये नहीं है कि सभी के सभी जो ध्रुवीकरण के आधार पर ही बीजेपी को वोट मिल जाएगा और जो अन्य मुद्दे हैं वो गौड़ हो जाएंगे। अगर अन्य मुद्दे गौड़ होते तो पिछले दिनों जो नगर निगमों के उपचुनाव हुए, उसमें सभी की सभी सीट बीजेपी हार गई। सभी के सभी सीटें बीजेपी हार गई, एक दो सीटें नहीं। स्थिति यह है कि आप कर क्या मतलब आप चुनाव लड़ेंगे कैसे? आप गैर भाजपा मतदाताओं को के विभाजन को रोकने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? 1 टू 1 की जो बात की जा रही है इंडिया दल समूह की तरफ से कि बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ विपक्ष का एक उम्मीदवार, उस स्थिति में बीजेपी के लिए समस्या हो जाएगी। ये हालत नहीं होगी कि आप एक तरफा जैसे 65 सीट या 70 सीट आप जीत के चले जाएंगे, वो हालत नहीं बनेगी। और इसका उदाहरण है घोसी का उपचुनाव किस किस बात का संकेत है? घोसी में जब लोगों ने एक मुश्त बीजेपी के साथ गए या गैर बीजेपी के साथ गए और जो बीजेपी के साथ उनके क्षेत्रीय दल हैं, वो भी असर नहीं डाल पाए वहां पर। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का वोट 20% बढ़ गया। ये कौन लोग हैं जो 20 वोट देने वाले हैं समाजवादी पार्टी को? कहां से आ गई है? और वहां भी ओम प्रकाश राजभर साहब उतना ही सक्रिय थे, डॉक्टर संजय निषाद उतना ही सक्रिय थे। नहीं, बीजेपी के साथ तो लोग नहीं गए वहां। मैनपुरी का उपचुनाव देख लीजिए आप। मैनपुरी के उपचुनाव में मुलायम सिंह जी जितने मतदान वोटों से जीतते थे, उससे ज्यादा वोटों से डिम्पल यादव ने जीत दर्ज की। ये कहां से वोट बढ़ गया? और ऐसा तो नहीं था कि बीजेपी ने वहां प्रचार नहीं किया, बीजेपी के लोग वहां सक्रिय नहीं थे, बड़े पैमाने पर सक्रिय थे। उस इलाके में के जितने मंत्री थे केंद्र राज्य सरकार के सब लगे हुए थे। वो तो स्थिति नहीं बनी। अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इंडिया दल समूह अपने गैर बीजेपी मतदाताओं के मतों को बंटवारे को रोकने में सफल रहा, तो बीजेपी के लिए चुनौती है। ये सही है जो प्रेम जी ने कहा कि 40 सीटें ऐसी है जहां 50% से अधिक मत मिले हैं बीजेपी को। लेकिन वही स्थिति रहेगी 2024 में, इसमें संदेह है। और अगर 40 की 40 सीटें मान लें तो 80 सीटें उत्तर प्रदेश में। और अगर उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, इन राज्यों से अगर आपका आपकी सीटें घटती हैं, तो इसकी भरपाई कहां से करेंगे आप?
सवाल ये 2024 का चुनाव इस बात के लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी। सवाल ये हो गया है कि जो क्षेत्रीय दल बीजेपी की सीट घटाएंगे, उसकी भरपाई होगी कहां से बीजेपी के लिए? कहां से लाएंगे आप? साउथ में स्थिति रह नहीं गई। जो कर्नाटक में आपको सफलता मिली थी, आप उसकी उम्मीद नहीं कर सकते। 4 सीटें आपको तेलंगाना में मिली थी, इसमें आपने 3 सांसदों को लड़ाया विधानसभा के चुनाव में, तीनों के तीनों हार गए। कहां से ले जाएंगे आप? उत्तर पूर्व से कितनी सीटें आते हैं आपके सामने, और क्या असम की जो स्थिति आज है वही रहेगी। मैं मान लेता हूं कि असम, उत्तर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, ये जो महत्वपूर्ण राज्य हैं वहां बीजेपी को चलिए ठीक है, अब बहुत जबरदस्त सफलता मिलेगी। तो क्या इन्हीं राज्यों के बल पर आप सरकार बना लेंगे? और जिन राज्यों में आप घटेंगे उसकी भरपाई कहां से करेंगे आप? 400 सीटों का दावा करने वाले लोग कहां से 400 सीट लाएंगे, जब एक पूरा का पूरा दक्षिण भारत आपके समर्थन में नहीं खड़ा है। दक्षिण भारत को आप अलग कर दे तो टोटल सीटें 400 नहीं बचती हैं। कैसे जीत जाएंगे आप? कहां से जीत लेंगे? राजीव गांधी को 400 से ज्यादा सीटें मिली थी जब पूरे भारत में उनको जीत मिली थी। देश के हर राज्य में उन्होंने जीत दर्ज किया था 1985 में। बाद में थोड़ी स्थिति बन पाती है। तो वह कोई भी राज्य जो कोई भी राजनीतिक दल जो 400 पार करने का नारा देता है, उसको ये देखना पड़ेगा कि किस राज्य में उसकी कितनी ताकत है। क्या उड़ीसा में उसकी जीत उतनी ही होगी? क्या वहां पे बीजेडी से या अन्य जो राजनीतिक दलों से कोई चुनौती नहीं है? प्रश्न ये नहीं है। एक राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की जा रही है कि वह जन समर्थन जो उनके पास है वह व्यापार ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी के पास किसी एक राजनीतिक दल की तुलना में सर्वाधिक जन समर्थन है। कोई बहस नहीं है इसमें। सबसे ज्यादा उनके पास कार्यकर्ता है, सबसे ज्यादा प्रतिबद्ध कार्यकर्ता है, उनके पास लीडरशिप है, उनके पास संसाधन है, ये सब सही है। लेकिन चुनौतियां नहीं है, ये तो नहीं कहा जा सकता। कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसमें चुनौती नहीं है। बिहार में अगर 9 दलों का जो गठबंधन चल रहा है और उसमें कोई भी संघर्ष नहीं है, वह अगर जो चुनौती बीजेपी के सामने खड़ा करेगा, उसकी भरपाई कैसे कर लेंगे आप? और नीतीश कुमार तो बड़े बिहार, लेकिन नीतीश कुमार का असर केवल बिहार तक नहीं सीमित है। बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड, ये 3 राज्य तो ऐसे हैं जहां पर उनका पिछड़ों में और अति पिछड़ों में उनका असर है। जो बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से भी चुनाव लड़ सकते हैं। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो बहुत राजनीतिक असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश में भी। जो ये अपना दल अनुप्रिया पटेल जी की स्थिति है, वो कहां जाके रुकेगी आप कल्पना नहीं कर सकते। उस समुदाय के लोग आज भी नीतीश कुमार को नेता मानते हैं और जो मंडल की राजनीति के समर्थक है उसके सबसे बड़े अगुवा है नीतीश कुमार। तो अगर वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए आ जाते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति पे बहुत ही गुणात्मक असर पड़ेगा, मेरी अपनी समझ है। तो मैं नीतीश कुमार के आगे आना गोया की मंडल की राजनीति को आगे रखना, गोया के पिछड़ों की राजनीति को आगे रखना, गोया के वंचितों की राजनीति को आगे रखना। और ये जो राजनीतिक मुद्दे हैं जिस आधार पर आप आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, यह किसी भी भावनात्मक राजनीति के लिए बहुत भारी है। मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मानता जिसको अपने जीवन से जुड़े हुए सवालों का समाधान नहीं चाहिए। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता जो अपने जीवन में गुणात्मक परिवर्तन न चाहता हो। ऐसे लोग हैं जो जिनको लगता है कि सरकार मंदिर बना रही है तो बहुत अच्छा काम कर रही है। ऐसे लोग हैं, बिल्कुल हैं, उनकी भी संख्या भी ठीक ठाक है, लेकिन वो वही निर्णायक भूमिका में है, ऐसा नहीं है। ऐसे इस देश की बहुतायत जनता ऐसी है जो सरकारों को गवर्नेंस के लिए चुनती है, उनसे नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं उसके लिए बात करती है कि उनसे हमें क्या मिलेगा, सरकार हमको क्या दे रही है। इसलिए मेरा अपना मानना यह है कि नीतीश कुमार को आगे लाने का मतलब लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवालों को आगे लाना और एक ऐसे नेता को आगे रखना जिसकी हर राजनीतिक दल में एक विश्वसनीयता है और उसी विश्वसनीयता के बल पर विभिन्न विचारधाराओं के राजनीतिक दलों को एक मंच पर ला करके एक तरह का गठजोड़ बनाने में, गठबंधन बनाने में कामयाबी मिली है। जी, बड़े विस्तार से आपने पूरे विषय का विश्लेषण किया और जैसे हमारे सभी पैनलिस्ट ने पूरे विषय को सार्थकता प्रदान की है और बताया कि इंडिया गठबंधन के लिए कितना यह आवश्यक है
कि दोनों जो बड़े नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और नीतीश कुमार की जो कॉम्बिनेशन है, वह वास्तव में इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा मुफीद हो सकता है और वो बड़ा फ़ायदेमंद राजनीतिक उनके लिए निर्णय भी हो सकता है। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं और जो हमारे पैनलिस्ट हैं, प्रेम कुमार जी, सुनील शुक्ला जी और मुकुल जी का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही अच्छी चर्चा के लिए अपना समय दिया है। आपका सभी का पुनः आभार और धन्यवाद। और मैं आप सभी से भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिवादन।